सब आ गए हैं आई थिंक. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. एंड तुम्हारे गेस्ट लेक्चरर आते ही होंगे. टिल दैट टाइम लेट्स फिनिश कल के कॉन्सेप्ट्स एंड देन आई विल हैंड ओवर द लेक्चर टू देम. ओके. सो इज एवरीबॉडी रेडी? यस नो, जल्दी से बताओ. यस, चलो. We successfully accomplished 1 week in our boot camp. Congratulations everybody. ऐसे ही करते रहेंगे एंड ग्रो करते रहते हैं. ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट करते हैं. कल हम कहाँ थे, कोई याद दिलाएगा? कल हमने कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए थे. यस, फॉर्म्स पे थे. एंड व्हाट वर वी? मेरा स्क्रीन स्टक हो गया था. ठीक है, चलो. हाँ, हाँ, फॉर्म्स देखा हमने. रेडियो, चेकबॉक्स, टेक्स्ट एरिया, बटन. यस, दिस वी हैड टू कवर, राइट? एंड व्हाट डिड वी कवर? हमने ड्रॉप डाउन देखा, सेलेक्ट वाला. एंड हमने टेक्स्ट फील्ड्स देखे, उसमें टाइप्स देखे कि जैसे नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, ये सब हमने देखा, राइट? असाइनमेंट्स, हाँ, एट्रीब्यूट्स भी हमने देखे उसमें. असाइनमेंट्स तुमने ट्राई किए? फॉर्म बनाने का ट्राई किया लोगों ने? एंड मैंने देखा किसी को डाउट आ रहा था, किसी ने मुझे रीच किया था डाउट के लिए. आई डोंट रिमेम्बर द नेम. मैंने अभी देखा था. यस, आई थिंक जियाद ना, इनको डाउट था, राइट? सो क्या डाउट था आपका? अब हाँ, फॉर्म्स के बारे में ही क्या बेटा? फॉर्म्स में किस चीज को लेके डाउट था? लाइक हमने कल यहाँ तक कवर कर लिया था, राइट? एंड उसके नीचे की ये 3 चीजें बाकी थी और एक टेक्स्ट एरिया बाकी है इसमें. या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक, इट्स नो प्रॉब्लम. मैं सुन रहा हूँ. टिल द टाइम व्हाट वील डू इज विल स्टार्ट. तो हमने कल कहाँ तक देखा? हमने देखा ड्रॉप डाउन तक. नाउ हम आज हम देखेंगे अबाउट चेक बॉक्सेस. मैं पहले चेक बॉक्सेस बताता हूँ और फिर रेडियो बताता हूँ, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. एंड वो डिफरेंस तुम्हें लाइव एग्जांपल के साथ ही समझेगा. ओके. तो अब ये देखो, यहाँ पे मेरे पास चेक बॉक्स का मैंने सेम कल की तरह लेबल डाला. टेक अ स्मॉल रिकैप अबाउट इट. ओके, यू वांट अ स्मॉल रिकैप? ठीक है, चलो पहले वो भी कर लेते हैं एक रिवीजन के हिसाब से. ये मेरा फॉर्म था. ओके, दिस एक्शन. ठीक है, लेट इट बी. ये मेरा, और यहाँ पे चलो, ये मेरा फॉर्म था. ठीक है, ये मैंने फॉर्म बनाया था. मैंने कल एक्शन मेथड बताया था, सॉरी, एक्शन एट्रीब्यूट बताया था. वो क्या करता है कि मेरा जो भी डेटा है जो मैं फिल कर रहा हूँ अपने फॉर्म में, वो मुझे उस फाइल की तरफ डायरेक्ट करके देगा जो फाइल मैं वहाँ पे मेंशन करूंगा एक्शन एट्रीब्यूट में, राइट? देन उसके बाद मैंने लेबल टैग बताया था, जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम जो भी इनपुट बना रहे हैं, जो भी इनपुट टाइप डाल रहे हैं, उसका लेबल क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक नेम का लेबल बनाया था. और उसके बाद इनपुट टाइप्स में हमने देखा कि हमारे पास कितने सारे इनपुट टाइप्स थे. कितने कितने लोगों ने एक्सप्लोर किए? कितने कितने टाइप तुमने एक्सप्लोर किया, कोई बता सकता है मुझे? सी, देयर वाज टेक्स्ट था, ईमेल था, पासवर्ड था, हाँ, कैलेंडर, ईमेल, बटन, पासवर्ड, मंथ, सबमिट. यस, तो ये सब आई थिंक तुम लोगों ने एक्सप्लोर किया. रेंज भी था. यस. सो सिमिलरली मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ. हमने अभी ये फॉर्म बनाया था टेक्स्ट, ये फील्ड बनाई थी टेक्स्ट के लिए, राइट? तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया. एंड देन व्हाट दिस डिड वाज, लेट मी रन दिस. इसमें था, यस, दिस वाज व्हाट माय फॉर्म वाज अबाउट, राइट? यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया अपना और लेबल डाल दिया. सी, एंड उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई, इनपुट टाइप बनाया, सॉरी, टेक्स्ट का. एंड देन उसमें मैंने आईडी ये किस लिए दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर में नेम डाल रहा था. मुझे एक रेफरेंस चाहिए देने के लिए, राइट, लेबल को, कि ये किस चीज का
लेबल है, किस इनपुट का लेबल है उस लिए। देन मैंने प्लेस होल्डर क्यों डाला था, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ मेरे टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी सम इन्फॉर्मेशन कि व्हाट द यूजर शुड एंटर, राइट। और जब मैं इसमें कुछ डालूंगा, कुछ टाइप करूंगा, तो वो प्लेस होल्डर हट जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई डाउट? कहाँ गए हो जियाद? यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट्स, ओके। देन सिमिलरली हमने लेबल बनाया ईमेल के लिए और उसका टाइप हमने ईमेल डाला। उससे क्या हो गया कि जब मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल डालूं एंड सबमिट करूं तो मुझे सबमिट नहीं करने देगा, क्योंकि वो मुझे बताएगा कि @ जरूरी है। ये देखो मैं यहाँ पे सबमिट डालूं तो ये देखो प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, राइट। देन वी शिफ्टेड टू पासवर्ड वाला लेबल, इनपुट टाइप सॉरी। उसमें क्या हो गया कि मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डालूं तो मुझे दिखेगा नहीं, वो पासवर्ड फॉर्मेट में ही रहेगा। फिर हमने एज के बारे में इनपुट टाइप ये देखा नंबर। उसमें क्या होगा, मुझे एक एरो, 2 एरो मिल जाएंगे यहाँ पे जिनके थ्रू मैं मेरे नंबर्स को नेविगेट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कुछ मिनिमम और मैक्सिमम की भी रेंज डाली थी एक कल, जिससे मैं एक रेंज, हाँ ये रहा, ये देखो मिनिमम 10 डाला था, मैक्सिमम 99 डाला था, जिससे मैं अगर कोई वैल्यू डालूं तो वो 10 के नीचे ना एक्सेप्ट करे, राइट। प्लेस होल्डर तो वही था। देन हमने सिलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन पे आ गए थे। यहाँ पे ये हमने कल सॉन्ग्स लिए और उनका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया एंड उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया। अब वो कैसे किया, लेबल तो एज इट इज था जैसे था, कहाँ गया वो, ये मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। लेबल तो एज इट इज था जैसा पहले था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनपुट की जगह सिलेक्ट टैग यूज किया। उसके अंदर मैंने एक ग्रुप बनाया सॉन्ग्स का, जिस, ठीक है। दिस इज डन फॉर मेकिंग ग्रुप्स। ये मैं तुमको रेडियो बटन्स में समझाऊंगा, डोंट वरी। बट अभी के लिए यहाँ पे बस ये तुम लिख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आईडी मैंने ड्रॉप डाउन डाला, क्यों डाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने लेबल में फॉर ड्रॉप डाउन डाला था, राइट, रेफरेंस देने के लिए। अब सिलेक्ट टैग के अंदर, सिलेक्ट टैग मेरा कंटेनर टैग था, उसके अंदर मैंने ऑप्शन टैग बनाया एक, और उसको वैल्यू सेट कर दी मैंने वॉट एवर माई कंटेंट शुड बी। यहाँ पे देखो, जैसे जो भी कंटेंट मैं यहाँ डालूंगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि बैकएंड में ये वाली वैल्यू जाने वाली है, ये वाली नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, सेम कंटेंट यहाँ पे भी डाला वैल्यू के लिए। और मैं चाहता था कि कोई मेरे ड्रॉप डाउन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट ना हो, राइट, कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट ना हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक खाली ऑप्शन बनाया। ये देखो ये खाली ऑप्शन है मेरा, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है, एम्प्टी है। और उसको मैंने 2 एट्रीब्यूट्स के साथ क्लब किया। एक था डिसेबल्ड, डिसेबल्ड से क्या हो जाता है कि मैं वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये देखो, अब मैं एक बार यहाँ आ जाऊं और इसके बाद माउस ऊपर करूं, अब ये मेरा माउस क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, राइट, मेरे सिलेक्शंस को फॉलो कर रहा है। बट मैं सिलेक्ट अ सॉन्ग पे जाऊंगा तो वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज मैंने उसको डिसेबल्ड कर दिया है। एंड देन फिर सिलेक्टेड वाला भी एक टैग था, एट्रीब्यूट था, राइट। वो मैंने क्यों रखा था कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जब कोई मैं वैल्यू सिलेक्ट ना करूं तब तक ये इस वाले वैल्यू को कंसिडर करे कि वो सिलेक्टेड है, ठीक है। इतना ही देखा था ना कल हमने, यस। या एंड नेविगेशन भी थोड़ा देख लिया था, बट आई थिंक नेविगेशन तुमको क्लियर हो गया होगा। और शुड आई डू नेविगेशन आल्सो, यस नो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आ जाऊंगा, ओके, मैं इसको, मैं रेडियो को तुमको तब समझाऊंगा जब तुम चेक बॉक्सेस समझ जाओ। तो मैं इसको पहले तो छोटा कर देता हूँ एंड इसको ले लेता हूँ नीचे, ठीक है। इतना नीचे नीचे, हाँ दिस इज फाइन। अब मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा, हाँ ठीक है, इतना इतना ठीक है, नहीं चलो ठीक है, ये ठीक है। अब मैं फिर से मेरे फॉर्म पे आऊंगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो अब ये चेक बॉक्सेस है। हम देखते हैं ना, हम गूगल फॉर्म्स पे जब जाते हैं, हमने मल्टीपल गूगल फॉर्म्स भरे हैं, गूगल फॉर्म्स इमेजेस। तो उसमें जब हम कोई सर्वे फॉर्म फिल करते हैं, राइट, तो मल्टीपल फील्ड्स होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक तो होते हैं ये चेक बॉक्सेस। अब ये इमेज थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है, मैं कोई दूसरा इमेज ले लेता हूँ। एक तो होते हैं ये चेक बॉक्सेस जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ,
और रादर मैं अपना वाला एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। ये देखो, एक तो होते हैं ये चेक बॉक्सेस जो मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो, इफ यू आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड डू यू स्टिल टेक प्रिकॉशंस। अब प्रिकॉशंस तो मल्टीपल ले सकते हैं, राइट? तो हम वॉश हैंड्स रेगुलरली कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब। तो ये सब हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जो हम चेक बॉक्सेस के थ्रू दिखाते हैं। अगर मुझे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम माय इनपुट टाइप्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक बॉक्सेस बनाऊंगा। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं आइदर ऑफ दी वन, जैसे हम एमसीक्यू में करते हैं ना कि सिलेक्ट एनी वन ऑफ दी राइट ऑप्शंस, तो उसके लिए हम रेडियो बटन यूज करते हैं, ठीक है? तो अब चेक बॉक्सेस को बनाते कैसे हैं, ये देखो। ये मैंने बनाए चेक बॉक्स का लेबल यहाँ पे पहले की तरह, ये देखो। अब एक और चीज, तुम इस लेबल को, ये जो है ना तुम्हारा ये, इसको तुम यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हो और यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हो। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, यस यस यस, दैट इज व्हाट विल बी डूइंग। ये जो है तुम्हारा लेबल, इसको तुम ये टेक्स्ट के बाद यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हो। गिव मी 1 सेकेंड। या आई एम बैक, चलो, थैंक यू। हाँ, कमिंग बैक। ये जो मेरा लेबल था, राइट, इसको मैंने क्या किया, मैंने हटाया और इसको मैंने ऊपर यहाँ पे रख दिया। दिस विल ऑल्सो वर्क। एंड ये मैंने जब लेबल को इसमें रैप किया था, दैट विल ऑल्सो वर्क। बट डिफरेंस क्या है, अगर मैं लेबल को यहाँ पे नीचे अपने चेक बॉक्सेस के अंदर रैप कर दूं, तो क्या हो जाएगा, मुझे ये फॉर वाला जो एट्रीब्यूट है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरा ये जो लेबल है, ये कंटेनर टैग जो है, ये क्या कर रहा है, इसको एनकैप्सुलेट कर ले। स्क्रीन इज नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। अभी दिख रही है? चलो, हाँ, तो ये देखो, अब ये जो मेरा लेबल वाला टैग था, राइट, ये पहले कहाँ था, ये यहाँ था, इसके नीचे कंट्रोल वी, राइट, शिफ्ट ऑल्ट एफ, ये यहाँ पे था। तो अब क्या इसका लॉजिक क्या बन जाता है कि मेरा जो लेबल टैग है वो कंटेनर टैग है, राइट, उसके अंदर मैं इनकैप्सुलेट कर रहा हूँ अपने सारे ऑप्शंस को। तो अगर मैं ऐसा करूं, तो ये जो फॉर एट्रीब्यूट है ना मेरा, ये मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सारे इनपुट टाइप्स किसके अंदर है, लेबल के अंदर है। तो ये मेरा लेबल जो हो गया वो पेरेंट टैग हो गया और इनपुट इसके चिल्ड्रन है। तो मुझे, अगर ये इसके चिल्ड्रन होंगे, तो मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी क्या कि ये लेबल मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ? नहीं, राइट, ये मैं डायरेक्ट इनपुट यहाँ पे अंदर डालूंगा और वो अपने आप समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये लेबल जो प्रिकॉशंस वाला जो लेबल है मेरा, या ये जो टेक्स्ट है मेरा, ये किस लिए है, इन इनपुट टाइप्स के लिए है। तो दीज आर टू वेज वेर यू कैन पुट लेबल, ओके। यू कैन यूज आइदर, ये देखो, ये मैं यहाँ पे डालूं, शिफ्ट और एफ करूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा जो कंटेंट है वो वैसा का वैसा चलने लगेगा, देयर इज नो इशू यार, ठीक है, समझा? सो यू कैन पुट लेबल्स आइदर वेज, आइदर यू कैन रैप इट, जो तुम्हारा इनपुट टाइप है उसको रैप कर सकते हो लेबल के अंदर, और यू कैन राइट लेबल फॉर एंड यू कैन स्पेसिफाई जो तुम्हारे इनपुट टाइप्स होते हैं उनको आईडी देके, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये ऐसा हो गया। अब इसके अंदर इनपुट टाइप मैंने चेक बॉक्स डाला, तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरा जो ये चेक बॉक्स है ये क्रिएट हो जाएगा, और उसके आगे मैं क्या करूंगा, ये टेक्स्ट लिख दूंगा। सिंपल सी चीज थी, राइट, ये तुम कर सकते हो। क्या तुम चेक बॉक्सेस बना सकते हो? यस नो? मैंने कुछ एडिशनल किया, जैसे मैंने सिलेक्ट में किया था, मैंने अलग अलग ये बनाए, टैग्स बनाए नहीं, मैंने बस एक टैग बनाया इनपुट का और उसको टाइप में मैंने चेक बॉक्स वाला वैल्यू असाइन कर दिया। वॉज इट दैट डिफिकल्ट? नो। अब ध्यान रखना, मैं यहाँ पे हर बार बी आर यूज कर रहा हूँ। मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हम एनकाउंटर करते हैं, राइट, वो सारे क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो अब इनलाइन एलिमेंट से हो क्या जाएगा, वो सारे मुझे एक लाइन में दिखने लगेंगे। अब जैसे मैं यहाँ का बी आर हटा दूं, ठीक है, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, और मैंने यहाँ पे कोड को रिफ्रेश किया, तो ये देखो, ये जो है मेरे सब एक लाइन में आने लगे।
ऐसा मुझे नहीं चाहिए था, राइट? मुझे चाहिए था कि वो सारा एक एक के नीचे एक आए, और वो थोड़ा सा सिस्टमैटिक लग रहा है फिर, तो इसीलिए मैंने बी आर टैग डाला। अब आते हैं लॉग इस पे रेडियो बटन्स पे। तो ये देखो, जैसे चेक बॉक्सेस बनाए ना मैंने, वही सेम लॉजिक से मैंने रेडियो बटन्स भी बनाए हैं। इसको मैं बटन को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है? ये देखो, ये मैंने लेबल बनाया, ठीक है? उसको रैप किया, मेरे इनपुट टैग्स को मैंने रैप किया लेबल के अंदर। एंड व्हाट डिड आई डू, मैंने इनपुट बनाया, टाइप को रेडियो डाला, ठीक है? और अगर मैं ये दो हटा दूं, ठीक है, ये दो से ही तो हमारा ग्रुपिंग होना है, राइट? अगर मैं ये दो चीजें हटा दूं तो क्या हो जाएगा, ये देखो, वैल्यू मैंने सेट कर दी, लॉग आउट और कैंसिल की, ये जैसा हम क्या कर रहे थे, राइट? यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमने मर्ज कर दिए हैं, और यहाँ पे भी क्या किया हमने, सिलेक्ट में जैसे हम वैल्यू डालते थे, राइट, वैसे हमने यहाँ पे भी वैल्यू डाल दी, सही है? और टाइप भी डाल दिया। देखो, ये दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सिलेक्ट वाला वैल्यू का और इनपुट टाइप का, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे मर्ज कर लिया है, देखो इसमें ही। तो इनपुट मैंने टाइप डाल दिया चेक बॉक्स, और वैल्यू मैंने दे दी इसकी। अब ये जो वैल्यू है, ये क्या बताती है तुम्हारे जब तुम डॉम मैनिपुलेशन करते हो, राइट? मैंने बताया ना, डॉम मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है एक, जहां पे तुम जावास्क्रिप्ट का जितना भी लॉजिक लगाते हो, वो तुम डॉम के थ्रू लगाते हो, या डॉम बताता है तुम्हारे जावास्क्रिप्ट को कि किस एलिमेंट पर काम करना है। तो अब वो डॉम, जो तुम्हारा डॉम डॉक्यूमेंट है, राइट, जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है डीओएम वाला, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इनपुट किस चीज के लिए है? तो इसीलिए ये वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट है ना, ये यूज होता है बताने के लिए कि ठीक है, ये जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, या ये वाला जो इनपुट टाइप को मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, वो मैं उसकी वैल्यू है ये। तो बैकएंड में क्या वैल्यू जाने वाली है, हैंड्स वाली, तो उससे मुझे एक रेफरेंस मिल जाएगा, ओके ठीक है, ये वाली वैल्यू सिलेक्टेड थी, राइट? किसी को कोई डाउट? मैं फिर से समझाऊं? यस, नो? तीन लोग, बाकी लोग? हाँ, तो ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। तो हमने चेक बॉक्स देख लिया, और रेडियो बटन भी देख लिया। रेडियो बटन पे भी मैंने सेम लॉजिक यूज किया, ठीक है? मैंने बस क्या डाला, यहाँ पे मेरा टाइप में चेक बॉक्स था, और यहाँ पे रेडियो था, बस उतना डिफरेंस है। बाकी ये तो तुम वैसे ही लगाने वाले हो जैसे पहले लगा रहे थे। यस। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाएगी कि ये देखो, ये मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि मुझे तो चाहिए कि ये मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकूँ, बट मैं क्या चाहता हूँ, ये जो है इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो। बट अभी अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये, अच्छा, ये एक हो रहा है, ओके। अरे हाँ, वो एक किस लिए हो रहा है, क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया पेज को। हाँ, ये देखो, अब ये दोनों सिलेक्ट होंगे, ये देख रहे हो? अब ये दोनों सिलेक्ट क्यों हुए? क्योंकि मैंने इनको एक ग्रुप में नहीं डाला हुआ है, और मैं उनको ग्रुप में कैसे डालूंगा, मैं डालूंगा नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे, और उसकी वैल्यू मैं लॉग आउट, सॉरी, हाँ, लॉग आउट ही सेट कर दूँ। यार अदर, तुमको ये बेटर समझाता हूँ मैं जेंडर के ऊपर से, तुम ये कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ का लॉग आउट यूज कर रहा हूँ मैं। ये हो गया मेल, एंड ये हो गया फीमेल, राइट? अब मैं यहाँ पे आऊँ और रिफ्रेश करूँ, इस टैग के नीचे मुझे बी आर चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे जेंडर हो गए मेल फीमेल। अब ये क्या हो रहा है, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। अब हमने देखा है किसी बंदे का जेंडर मेल फीमेल दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं हम ऐसे कोई फॉर्म में? नहीं, राइट? सो फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, इसको जेंडर डालूंगा, ठीक है? वी हैव टू पुट नेम, हाँ सेम, यस, सेम नेम डालना है हमें, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल चेंज किया, वरना तुम कंफ्यूज हो जाते कि मैं लॉजिक लॉग आउट क्यों डाल रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं नेम डालूंगा, एंड इसमें जेंडर डालूंगा, ठीक है? तो जेंडर, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों का एक ग्रुप बन गया है, ये नेम, ओके, और ये नेम, ये दोनों का एक ग्रुप बन गया है। हमने देखा है ना, हम जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है,
तो हमने तुमको भी कैसे किया, एक सेपरेट बैच बनाई तुम्हारी, राइट, अल्फा 102 की बैच बनाई, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ का है। तो वैसे ही ये दो रैंडम इनपुट टाइप्स है, मैं इनको ग्रुप कैसे करूंगा, क्लब कैसे करूंगा, एक डिवीजन में डाल के या एक सिंगल कंटेनर में डाल के। तो वैसे ही मैंने नेम एक एट्रीब्यूट यूज किया और उसको मैंने एक जो नाम यहाँ पे डाला वही नाम मैंने यहाँ पे भी डाला, क्योंकि दोनों सेम डिवीजन में आने हैं, ये मेरे दोनों स्टूडेंट्स हैं अगर, तो ये दोनों एक ही डिवीजन में आएंगे, राइट। तो उसी तरह वो दोनों अगर एक डिवीजन में आ गए तो आप देखो मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट करूंगा। समझा, सिंपल था। बना सकते हो ना अब तुम रेडियो बटन्स। यस, ठीक है। अब आते हैं बटन पे। अब देखो मेरे पास बटन बनाने के दो टाइप्स हैं, एक यहाँ पे ये भी है, ठीक है, ये बटन है एक यहाँ पे, एंड देयर इज वन मोर टाइप वेयर आई कैन पुट इनपुट एंड मैं बटन डाल दूं। अब इसका वैल्यू अगर मैं सबमिट डालूं, ठीक है, और इसको हाँ, ये दिस इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके आगे मैं सबमिट लिख दूं, ठीक है, तो मुझे वहां पे दो सबमिट, ये देखो, रादर रिमूव दिस, हाँ देखो दो सबमिट बटन दिखने लगे, ये देखो। तो तुम्हारे पास एक ये टाइप है बटन बनाने का और एक ये टाइप है बटन बनाने का, यू कैन चूज आइदर। मैं यूजुअली ये वाला यूज करता हूँ, दिस आई कीप फॉर माय टेक्स्ट फील्ड्स एंड एवरीथिंग एल्स, क्योंकि फिर मुझे ही कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने कितने इनपुट टाइप्स बनाए हैं, राइट। तो दैट इज द रीजन आई यूज दिस, ओके, एंड दिस इज मोर डिस्टिंग्विश। एक ये जो टैग है इससे और डिस्टिंग्विश हो जा रहा है ना, मुझे पता चल रहा है कि ओके ये जो टैग मैंने बनाया है बटन का है एंड दिस विल वर्क एज अ बटन, ठीक है। यस नो, समझा। यस, सो नाउ देर इज वन लास्ट टैग रिमेनिंग जो है टेक्स्ट एरिया का। अब ये देखो, उफ, हाँ, यहाँ पे ये जो मेरी टेक्स्ट फील्ड है, राइट, उसमें मैं कुछ भी डालूं और एंटर दबा दूं तो क्या हो जाएगा कि मैं वो मेरा सबमिट सबमिट हो जाएगा, राइट, बाय डिफॉल्ट वो सबमिट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा सकता, मैं मल्टी लाइन का आउट इनपुट नहीं डाल सकता वहां पे। सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे टेक्स्ट एरिया इंट्रोड्यूस हुआ था, जहां पे मैं कुछ भी टाइप करूं और उसके बाद एंटर एंटर प्रेस करूं तो आई कैन राइट ऑन सेकेंड लाइन ऑल्सो, समझा। सो दैट इज व्हाट टेक्स्ट एरिया वाज मेड फॉर। इसको मैं बी आर करके निकालता हूँ बाहर, एंड नाउ इट विल लुक बेटर। हाँ, तो अब मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बना लिया। अब मैं इसको पहले लेबल देता हूँ, लेबल फॉर टेक्स्ट एरिया, फिर उसका मैं नेम दूंगा टेक्स्ट एरिया ही, क्योंकि मुझे ये, तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओगे ना कि मैंने टेक्स्ट एरिया क्यों दिया इन दोनों में। आई कैन कीप दिस समथिंग एल्स ऑल्सो, बट अभी क्योंकि मैं एक प्रॉपर उसको इस फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ तो मैंने टेक्स्ट एरिया ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कॉलम्स और ये भी असाइन कर सकते हो। अब देखो कॉलम्स मतलब क्या, कि ये जो इसके पार्टीशन है ये कितना विड्थ वाइज कितना होना चाहिए, एंड आई कैन इवन असाइन रोज। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कितना नीचे उसके कितने हाइट डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 40, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो कितना बड़ा बन गया ये मेरा टेक्स्ट एरिया, बन गया ना। मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड इट इज अ मल्टी लाइन कमेंट। और ये देखो टेक्स्ट एरिया की एक खासियत क्या होती है कि उसके पास यहाँ पे छोटा बड़ा करने का ऑप्शन होता है, ये देख रहे हो, ये तुम इसमें नहीं कर सकते, टेक्स्ट फील्ड में नहीं कर सकते। इसको कहीं ऑप्शन है मुझे बड़ा छोटा करने का? नहीं, बट इंस्टेड आई कैन डू दिस हियर। किसी को कोई डाउट? समझा टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं? यस नो? तो तुम बना लोगे ना। अब तुम फॉर्म्स पूरे क्रिएट कर सकते हो विथ बटन्स। कोई प्रॉब्लम आएगी किसी को फॉर्म बनाने में? और जिनका डाउट था, आई थिंक जियाद का डाउट था, राइट? जियाद, विल यू मेक योर असाइनमेंट टुडे?
आई थिंक द लिंक इज ऑन फॉर सबमिशन, सो यू कैन सबमिट इट देयर, और अगर ना हो पाए तो सबमिट इट ऑन माई स्लैक, ठीक है। तो ये तुमने फॉर्म्स सीख लिया। नाउ विद दिस आई थिंक हमने मेजॉरिटी ऑफ आर HTML कवर कर लिया है। दिस इज सर व्हेन वी चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एरिया इट विल मॉडिफाई द कोड आल्सो। नो इट विल नॉट। ये देखो मैंने वहां पे अपना हाइट चेंज किया था, बट वो यहाँ पे सेम था। अब मैं इसको 4 कर देता हूँ एंड इसको सपोज आई गिव 6, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करो तो देखो अब यहाँ पे मैं इसका हाइट और विड्थ चेंज कर रहा हूँ इसको खींच के, ठीक है। बट ये देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। इनफैक्ट जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा, ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। तो दिस इज जस्ट फॉर अस टू विजुअली व्यू कि हमने कितना बड़ा टेक्स्ट लिखा है। लाइक सपोज ये इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में होता है, ये इतना छोटा वैसे होता नहीं है टेक्स्ट एरिया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई शोड यू। मैं यहाँ पे बहुत सारा कोड कुछ टेक्स्ट कुछ टाइप करूंगा, राइट। देखो अब मैंने कितना सारा टेक्स्ट टाइप किया और मुझे यहीं कहीं स्क्रॉल करना पड़ रहा है। सो टू अवॉइड दैट इफ आई डू दिस, तो ये देखो ये एक सिंगल लाइन में आ जाएगा यहाँ पे एंड इट इज विजुअली लुकिंग गुड फॉर मी ओनली। मेरी रीडेबिलिटी इससे बढ़ रही है, राइट। सो दिस इज फॉर जस्ट आर कन्वीनियंस, जो यूजर एंड होता है ना उसके कन्वीनियंस के लिए होता है, उसके साइड से यहाँ से कुछ कोड में चेंजेस नहीं होते, ठीक है। ये देखो मेरा ये जो था वो वही डिफाइंड था, ठीक है। टेक्स्ट एरिया डजंट हैव एनी लिमिट्स, you can put limits onto it, but ऐसे अगर तुम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करोगे आप, आई डोंट रिमेम्बर इज इट एट्रीब्यूट से, आई थिंक देयर इज वन एट्रीब्यूट व्हिच यू कैन यूज टू पुट कैरेक्टर लिमिट, आई डोंट रिमेम्बर। और जावास्क्रिप्ट से भी हम करते हैं उसका लॉजिक बना के कि जैसे हम ट्विटर पे देखते हैं ना कि हम जब कोई टेक्स्ट कमेंट डालते हैं तो उसका एक लिमिट होता है, कितना लिमिट होता है, 280 कैरेक्टर्स का, राइट। तो वैसा ही हम लिमिट सेट कर सकते हैं, बट दैट इज यूजिंग जावास्क्रिप्ट मेजरली। मैंने इसका यहाँ से तो नहीं किया है HTML से। यू कैन ट्राई, यू कैन गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, मैंने कल लिंक भेजी थी, राइट। उस पे अगर तुम्हें मिल जाए कि तुम कैरेक्टर लिमिट सेट कर सकते हो टेक्स्ट एरिया की, सो यू कैन यूज इट एंड इट इज गुड फॉर यू ओनली। तुम्हारा ही फॉर्म और अच्छा बन रहा है, राइट। सो यूज इट। सो आई थिंक यहाँ हमारा HTML कंक्लूड होता है। हम मंडे से विल स्टार्ट विद CSS एंड आई डोंट थिंक एनी मोर टैग्स आर लेफ्ट जो तुम अपने वेबसाइट्स में बनाने में यूज करोगे ऑन अ डेली बेसिस, राइट। कुछ टैग्स हैं जो तुम मतलब वो बहुत ऐसा स्पेसिफिक यूज केस होता है उसका जो तुम्हें यूज करने पड़े, सो ट्राई यूजिंग देम। और मैंने बताया था, राइट, ट्राई यूजिंग SEO फ्रेंडली टैग्स जो हमने कल देखे थे, वेबडॉक्स HTML डॉक्स। हमने यहाँ पे मल्टीपल टैग्स देखे थे उस दिन। टुमारो एंड संडे इज हॉलिडे, या टुमारो एंड संडे, द रीजन वी आर नॉट टेकिंग क्लासेस टुमारो एंड संडे इज बिकॉज एक तो 5 days अ वीक का हमारा भी होता है, राइट, एंड तुम्हारा भी होता है, तो कॉर्पोरेट में भी आई थिंक वैसा ही होता है 5 days अ वीक का। एक तो वो रीजन है, दूसरा इज टू गिव योर टाइम टू कंप्लीट योर वीकली असाइनमेंट, जो तुम्हारी वीकली असाइनमेंट में अभी असाइन करूंगा तुम्हें। तो डिव एंड स्पैन टैग, या डिव एंड स्पैन टैग तो मैंने बताया ना, आई थिंक इलियाशे। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैंने डिव और स्पैन टैग का ही एग्जांपल लिया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड डे पे ऑफ HTML। हाँ तो ये देखो अब यहाँ पे मल्टीपल टैग्स है, जैसे एक आर्टिकल टैग मैंने उस दिन तुम्हें बताया था, देन देयर इज कैप्शन का भी टैग है, फिर और कितने टैग, बहुत सारे टैग्स हैं यहाँ पे यू कैन यूज एंड दीज आर ऑल SEO फ्रेंडली, ठीक है। लेजेंड तो नहीं, पिक्चर, हाँ पिक्चर तुम इमेज डालने के पहले लगा सकते हो। देन देयर इज सेक्शन, ये सेक्शन यू कैन यूज। फिर रैपर का एक टैग होता है नीचे समवेयर हियर। प्री टैग, या दैट इज, मतलब मैंने HTML बनाते वक्त कभी यूज नहीं किया, इट इज अ टैग दैट पीपल यूज। तुम उसका यूज केस देख लेना, मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट डेली बेसिस पे यूज होता है, राइट। मैंने बस डेली बेसिस के टैग्स बताए। इफ यू वांट
एडिशनल टैग्स कवर कर लेंगे हम, बट कैसा है कि हम HTML CSS पे अभी वेबसाइट्स नहीं बनाते ज़्यादा. We use JavaScript and multiple frameworks, right? तो HTML CSS why are we including? Because एक building block बने, because एक logic बने beginners का. That is the reason we included HTML CSS, and that is the reason we are doing all एकदम क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल्स स्टफ ओनली, बिकॉज ये हमें जल्दी से खत्म करके तुम्हें जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, एंड तुम वहीं पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे अपना, इसीलिए. So you all can go through, see pre-tag and ये सब tag जो है, you all can go through this, there is no issue, you all can learn about these. मैं बता रहा हूँ तुमको, go through the documentation, you'll get so many tags that you'll find useful when you'll be creating your own websites. बट जो टैग्स मैंने तुम्हें बताए या जो टैग्स हमने कवर किए, राइट, दीज आर द टैग्स जो मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स में हर जगह यूज होते हैं ऑन अ डेली बेसिस. तुम पी टैग टेक्स्ट बनाने के लिए हमेशा यूज करोगे, IMG टैग इमेज डालने के लिए हमेशा यूज करोगे, वीडियो एंड ऑडियो ऑल्सो यूल ऑलवेज बी यूजिंग. सिमिलरली ये फॉर्म्स भी जब तुम बनाओगे, तो जितने तुम्हें टैग्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके, ये जितने भी टैग्स हैं टेक्स्ट फील्ड का, देन नंबर का, ड्रॉप डाउन, दिस इज हर जगह नेसेसरी होता है ये. तो एक सिलेक्ट ड्रॉप डाउन का तो एक ट्रेंड ही था बीच में, दिस वाज ऑलवेज यूज्ड. देन ये चेक बॉक्सेस भी तुम सर्वे फॉर्म के लिए बना सकते हो, या वेर एवर यू फाइंड इट कंफर्टेबल यू कैन यूज दिस. ये भी हमेशा यूज होते रहते हैं जब तुम प्रॉपर MCQ की ये बनाओगे, क्विज एप्स बनाओगे, तो वहां पे तुम्हें इसी टैग के साथ मेजॉरिटी यूज करना है, राइट. एंड दिस इज अ मल्टी लाइन फीडबैक के लिए, एक प्रॉपर बड़ा फीडबैक देने के लिए ये टैग हम यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया वाला. एंड बटन्स तो हमारा डेली बेसिस पे यूज होता है, राइट. सो दीज आर ऑल द टैग्स दैट यू विल बी यूजिंग. तो विद दिस आई थिंक विल कंक्लूड आवर HTML. मैं तुम्हें असाइनमेंट दे देता हूँ, एंड द गेस्ट लेक्चर विल टेक ओवर फ्रॉम देयर, ठीक है. तो फॉर असाइनमेंट व्हाट यू विल डू इज यू विल क्रिएट अ प्रॉपर मल्टी पेज वेबसाइट, क्योंकि अब तुम वेबसाइट बनाना सीख गए हो प्योरली ऑन HTML, राइट. CSS हम उसको बाद में डालेंगे. द एम ऑफ दिस वेबसाइट इज टू, जब हम आगे CSS करेंगे, हम उस वेबसाइट को अपने पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर पोर्टफोलियो में. सो अभी के लिए व्हाट आई वांट, एक लॉजिक और एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए व्हाट यू विल डू, फर्स्ट पेज पे तुम अपना पूरा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन डालोगे उस पे. जैसे हमने हमारा प्रोफाइल HTML बनाया ना, वैसे ही सेम चीज करनी है तुम्हें. बस उसमें एडिशनल क्या चीजें होंगी, आई थिंक तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है वो होगा, स्किल सेट होगा, राइट. And anything else do you all think is necessary on your first professional page? I think not. Let's move to the second page then. उस पेज पे that will be completely about you or more information about you, where तुम अपने अचीवमेंट्स, अपने हॉबीज डालोगे, एंड सम मोर टेक्स्ट, अपना पैराग्राफ. हमें वेबसाइट को अच्छा भरा भरा सा दिखाना है, राइट. सो मेक इट अ प्रॉपर वेबसाइट अबाउट योरसेल्फ. और फिर थर्ड पेज पे जैसे हमने सर्वे फॉर्म बनाया था ना, सॉरी फीडबैक फॉर्म, वो और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है. तो अभी देखो तुमने 2 पेजेस ऑलरेडी बना लिए हैं पिछले 2 दिन में. सो वो 2 तो तुम एक क्लब करोगे, और तुम्हें क्या करना है, एक एडिशनल पेज बनाना है. इज इट दैट डिफिकल्ट दैट यू वोंट बी एबल टू डू दिस इन 2 days? क्या किसी को ऐसा लगता है कि ये 2 दिन में नहीं होगा? इसके 2 पेज की स्टार्टिंग तुमने ऑलरेडी कर दी है. तुम्हें बस एक थर्ड पेज, एडिशनल पेज बनाना है, जिसमें तुम अपने हॉबीज, अचीवमेंट्स और कोर्सेज एनरोल्ड है, ऐसा कुछ जो तुमने किया है वो डालोगे, क्योंकि तुम फर्स्ट पेज अपना स्किल सेट बता रहे हो ना. तो यू नीड सम वैलिडेशन टू शो और सम फॉर्म ऑफ प्रूफ टू शो दैट यू अचीव दैट स्किल सेट फ्रॉम सम कोर्स और समवेयर, या सेल्फ लर्न भी किया है, जो भी हो. सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, एक सेकंड पेज बनाओ जो तुम्हारे फर्स्ट पेज के डेटा को रिलेट कर पाए, ठीक है. So that is your website basically. You can use CSS if you want. मैंने देखा कि काफी बच्चों ने CSS करने का ट्राई किया था अभी वाले इसमें, जो मैंने रिसेंटली बोला था ना असाइनमेंट. प्रोफाइल HTML में ही था वैसे तो. किसी का तो मैंने देखा था. हाँ, सी हियर, ये देखो, ये कलर्स वालर्स डाले हैं ना, दैट इज गुड दैट यू आर पुटिंग कलर्स. अब यहाँ पे तुमने जैसे डाले हैं, यूजुअली वैसे नहीं डालते हैं, बट हम CSS में अच्छे से सीखेंगे कि कलर्स को कैसे डालते हैं, ठीक है.
You can use colors ऐसे भी, there is no issue. I just want you all to use all of the things that we've learned in the past week. तुमने स्टाइल एट्रीब्यूट भी सीखा और एक इनलाइन स्टाइलिंग का तुम्हें हिंट भी मिल गया है, राइट? सो यूज इट इफ यू कैन. ठीक है? सो इज इट क्लियर? योर असाइनमेंट आई थिंक इज क्लियर. किसी को कोई डाउट आएगा इसमें? यस, नो? So I expect your assignment इतने 2 दिन में. This is a very simple task that you will be performing. And यहाँ पे मेरे पास I think, can you please explain once again that how to put limit in checkbox? Limit in checkbox? मतलब रेडियो बटन are you saying? हाँ, चेकबॉक्स में तो हमने लिमिट बनाई ही नहीं ना, हम सारे चेकबॉक्सेस सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? ये देखो चेकबॉक्सेस जो हैं मैं सारे सिलेक्ट कर सकता हूँ. द रेडियो बटन्स मैं दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ. वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज किया जिसका नाम था नेम. अब ये नेम एट्रीब्यूट से क्या, ये स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, माय बैड. ये देखो, अब यहाँ पे चेक बॉक्सेस जो थे ये तो हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते थे, राइट? दैट वाज आवर इंटेंशन. ये भी तुम कर सकते हो सिंगल सिलेक्ट, अगर तुम इस पे भी नेम एट्रीब्यूट डाल के इन सबको एक ग्रुप में डाल दो. ठीक है, यू कैन डू दिस. बट हमें चाहिए कि हम चेक बॉक्सेस जो यूज करें वो स्ट्रिक्टली क्यों यूज करें, ताकि हम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सके, राइट? वी यूज एवरीथिंग फॉर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू. वी आर नॉट यूजिंग कोई भी चीज किधर भी, ऐसा सही नहीं लगेगा ना. इट इज अ प्रॉपर फॉर्मेट दैट वी आर यूजिंग. तो ये जो चेक बॉक्सेस हैं जो स्क्वायर में होते हैं, यहाँ पे दिखते हैं, वो हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा इंटेंशन है. बट ये जो है रेडियो बटन जो है वो सर्कल में इंडिकेट होते हैं, राइट? एंड यस, इनको मैं चाहता हूं कि कोई एक सिलेक्ट हो इनमें से. तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट बनाया, ठीक है? और उसको एक सिंगल ग्रुप के हिसाब से मैंने यहाँ पे जेंडर का एक ग्रुप बनाया. फर्स्ट वाले को असाइन करके मैंने जेंडर का एक ग्रुप बनाया और उसी ग्रुप को आगे कंटिन्यू किया. जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हम उन स्टूडेंट्स को एक जगह अगर लाना चाहते हैं तो हम उस स्टूडेंट की बैच की एक डिवीजन बना लेते हैं, ए बी सी डी करके. तो वैसे ही अगर ये मेरे स्टूडेंट का नाम है स्टूडेंट ए एंड ये मेरे स्टूडेंट का नाम है स्टूडेंट बी, राइट? तो मैं क्या चाहूंगा, या 1 लिख देता हूँ, 1 एंड 2. अब मैं क्या चाहता हूं कि ये दोनों एक डिवीजन में आए, तो इसलिए मैं इसको div और रादर div a कर दूंगा, ठीक है? और इधर भी div a कर दूंगा. तो इससे ये दोनों जो है वो मेरे, ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे एक डिवीजन में आ जाएंगे, राइट? और अगर मैं बोलूं कि मुझे डिवीजन ए में से कोई एक बच्चा चाहिए, मैं बुला रहा हूं उसको, तो आ भी जाएगा. आई थिंक तुम रिलेट कर सकते हो इस लॉजिक को इससे, राइट? समझा? नाकी कुरैशी, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, चलो. सो आई विल बी टेकिंग माय लीव एंड तुम्हारे गेस्ट लेक्चरर जो है वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. आई थिंक असाइनमेंट में किसी को कोई डाउट नहीं है. एंड इवन फॉर्म्स में भी. सर आज का असाइनमेंट क्या है? अकरम शेख, मैंने अभी बताया बेटा आज का असाइनमेंट, यू हैव टू क्रिएट अ मल्टी पेज वेबसाइट, 3-4 पेजेस की. जितना कंटेंट तुम उसमें डाल सकते हो इट इज गुड, बट मिनिमम बेयर मिनिमम जो है, मुझे फर्स्ट पेज पे तुम्हारा सारा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए. अ पैराग्राफ अबाउट यू, जैसे हमने प्रोफाइल HTML वाला जो पेज बनाया था ना तुम्हारा सेकेंड डे पे, वैसा एक पेज चाहिए. प्लीज डोंट ज्वाइन द मीट लेट. मैं अभी बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कि कोई और भी रुका हुआ है, उसका भी टाइम यूज करा हुआ है, ठीक है? सी द गेस्ट लेक्चर, sorry, see the recorded lectures when you miss something, okay? So you'll have to create a multi-page website. पहले पेज पे तुम अपना पूरा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन डालोगे, about you yourself, एक पैराग्राफ, एक इमेज जैसे हमने प्रोफाइल पे बनाया था. Then you'll be creating a list of your qualification और उसके नीचे a list of your skill set. तुम क्या स्किल सेट पोजेस करते हो? जैसे मेरे बारे में अगर मैं बोलूँ तो मुझे रिएक्ट आता है, रिएक्ट नेटिव आता है, आई कैन इवन डू बैक एंड में नोड.js, वो सब. So similarly, whatever languages you can do,
that you can put. And then second page पे you'll put additional information about yourself, जो थोड़ी सी पर्सनल हो, थोड़ी सी अपनी हॉबीज के बारे में, थोड़ी सी अपनी अचीवमेंट्स, थोड़े सर्टिफिकेशन जैसा कुछ. एंड इफ यू वांट यू कैन पुट मेक देम इनटू लिंक्स, और उन लिंक्स को तुम अलग पेजेस पे नेविगेट करके एक इमेज और एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो उस चीज के बारे में. जैसे मैं मेरी एक हॉबी है चेस, तो मैं एक चेस खेलते हुए अपना एक इमेज डालूंगा और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट डाल दूंगा उसके बारे में कि व्हेन डिड आई लर्न चेस, ऐसा वैसा सब. ठीक है, दैट ऑल्सो यू कैन डू. सो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी वेबसाइट जो होगी सिर्फ 3 पेज की नहीं होगी, इनफैक्ट मल्टीपल पेजेस की हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू पुट, how many links you put inside your website, right? एंड जो थर्ड पेज है तुम्हारा, वो मैं चाहता हूँ कि तुम एक जो तुम्हारा सर्वे फॉर्म और कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म था ना, फीडबैक फॉर्म और कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म, वही पेज को एक प्रॉपरली वहां पे थीमेटिकली असेंबल करो, और सारा जो डेटा है उसमें वो एक प्रॉपर थीम का होना चाहिए. आई डोंट वांट एवरी इनपुट टाइप देयर, जैसे रेंज हो गया, कलर हो गया, ये सब इनपुट टाइप्स मुझे उसमें, मतलब इफ यू कैन पुट सम लॉजिक एंड शो इट देयर, दैट इज वेल एंड गुड. बट एक प्रॉपर जो फॉर्म होता है मुझे उस फॉर्मेट में चाहिए. ओके, तो ये बना लोगे ना तुम, अकरम? या, चल, then I think I'll be taking my leave. Thank you for attending the lecture and good job completing your first week. Now इसके आगे your guest lecturer will take over. ठीक है, चलो, thank you. ता भाई, it's all up to you. Hi, Gaurav. Can just let me know if I'm audible. All right. Okay. Just give me 1 second, guys. I'll just turn my camera on. Okay. So, good evening, everyone. And looks like I'm going to be your guest lecturer for this week. Before we begin, I want to go over the agenda that we'll be taking up today. So, our agenda is basically your career pathway. Uh, what I mean when I say career pathway is what are the possibilities that you have, and why are we doing these three technologies as of now, and what can be built on top of this, in short. Okay, so as we take a slightly deep dive, we'll see how all of this is possible. Unfortunately, I do not have any presentations for you. I believe Sultan is the one who will be taking care of all of that. So what I will be focusing on is more on how you can utilize all of these things that you're learning on a daily basis as your skill sets. Okay. So a little about myself. Who am I? So my name is Taha. I am a software engineer. I'm a senior software engineer as of now. I have more than about 4 years of experience in real time, with working with real time projects with multiple domains, multiple demographics, multiple companies. I've worked with Amazon, I've worked with NTT Data, I've worked with L&T, I've worked with Scania, I've worked with TechM. So as you know, what I mean to say is, yeah, I have ample amount of exposure. And just like all of y'all, there was a point that I also started my career immediately after completing my masters. Until my masters, very honestly, I was very clueless, to be very honest with you. I had no idea what I was supposed to do. There was a lack of mentorship as to where and what I can do in terms of career. So the entire idea is why I'm taking this session is just to explain that what are the possibilities for all of you, and what you're learning right now, how all of that can help you, and why all of this is necessary. So ultimately, that is what we are trying to establish. Okay. Uh, Apart from this, so just a little educational background for myself. I completed my master's in computer application back in 2020. That was around COVID. And I finished my bachelor's in computer sciences before that. And during my bachelor's and my master's, like I believe most of you are around the same age group as of now. So the biggest problem is that there's a huge lack of
exposure towards what is going on currently in the industry. Now, I'm not saying this about all of you. There may be some of you who definitely know what you're doing, where you're heading, what you can make of yourself. Some of them may be pretty aware, but a majority of the people that I have noticed, very honestly, are very limited to what their teachers in college or what their family has suggested to them. Now, for example, if there's somebody in your family who's an engineer and your family is pressurizing you, okay, no, you should do engineering. So something called peer pressure. So that is a very true and very influential fact. Now, right now, if you notice, the course is structured around three very basic topics. You have HTML, you have CSS, and then you have JavaScript. Now, from a professional perspective, I specialize in the JavaScript tech stack. I worked with Angular, I've worked with React, I've worked with React Native, I worked with Node.js backend technologies, I've worked with containers, I've worked with cloud technologies as well. So once you start working in the industry, you cannot stay stuck to one specific skill set. What you will have to do is you will have to keep building your skill set over and over again. So the entire idea is to learn, unlearn, relearn, and it'll keep going on and on. Now, how do these three basic technologies help you? HTML, CSS, and JavaScript. Now, when it comes down to JavaScript, all of these high level frameworks that are currently trending in the industry, you take Angular for that matter, you take Vue for that matter, you take React for that matter, Node.js, all of these are based off of JavaScript. So that is why you need to have JavaScript as your basic skill set. And I believe that is what we are actually hoping to do as of now, is build up your JavaScript. So once you move on to JavaScript, and then from there, that will be your basic gateway into multiple different technologies. So now the fun fact about JavaScript is you haven't gotten there yet, but the reason why we're doing this so early on, why we're doing this session so early on in the course, I believe it's just been 1 week since you've started, is basically to set things in perspective. So that everybody knows why we are doing what we're doing. I mean, क्यों कर रहे हैं? And what are we trying to aim at this? So one thing I have noticed in my term as a software engineer, that when I uh, conduct interviews, and I have conducted multiple interviews, and the basic thing that I have noticed is most people kind of tend to forget the basics. So this is something that I personally do. I am not going to give you a guarantee that this is what every interviewer out there is going to do. The first thing when you go for an interview, in the first round at least, I personally would like to ask HTML first. So simple questions like the difference between an inline and a block level element. So it's to just to understand it. It is a very simple question, and it is a very it's a fact that goes unnoticed pretty often. But for me, when I conduct an interview, the basics starting from HTML matter a lot. You may not place it that high as of now, but in terms of web development as a domain, as a career choice, HTML and CSS plays a very big role. You can substitute JavaScript with other languages. So you can go for PHP, for example, or you can go with Java as a language, or you can go with C Sharp. There are multiple alternatives to the programming languages. But when it comes to web development, HTML and CSS are always constant, regardless of what tech stack you're working with. Your HTML and CSS are always there. Now, CSS also has moved on to frameworks like Tailwind or NG, Prime NG, or you have Material UI. So these are all frameworks that were built. So you have SAS or SCSS. All of these are frameworks that were built on top of CSS. But ultimately, you need to know CSS as your basics. So when I conduct an interview, my first line of questioning will always be HTML. So the first thing I would do is I would question the candidate for HTML. That will give me a grasp of how well this person knows and how well this person can build upon. The second thing I will move on to is CSS, and then go on to whichever language. So I would go with basics of JavaScript. If I'm interviewing as, for an example, let's take, I'm interviewing somebody for React, for example. I will not jump directly into React. I will first assess the basics. So what you're doing as of now in this course is basically covering those basics right from the very beginning. So even if you feel that the course is slightly slower right now, so you might want to strap up right now, because what's going to happen is
over the next couple of days, it's going to speed up. So now this was, since it was your first week, I believe the sessions were pretty slow. I wasn't aware of all of these that were taken conducted. So from what I've understood so far is you all have just completed basic HTML in 1 week. Starting next week, when you all will start CSS, it will become pretty fast paced. So there's two things I would really request all of y'all. One is be attentive. Second thing is, in case like someone joined the session late today, please try and make it a point that you do not join late. I understand you do have other commitments as well, but let's hope and try and manage those ahead of time so that you don't have to miss out on the sessions. Okay? You can always go ahead and see the recorded sessions, no doubt about that. But the reason why we're doing live sessions instead of recorded sessions, there are a lot of pros and cons to it. Because once you're live, like certain people had questions, those can be addressed immediately instead of letting it wait for a day. Earlier, then what will happen is you will also forget the question, and that part of that question, that doubt that you had, goes unnoticed. So that is one part of it. Now, once when I say from a career perspective, JavaScript is a very versatile language. You haven't gotten to JavaScript yet, but I just want to give you a heads up why we are conducting with JavaScript right now, because JavaScript is one of the most versatile languages that I know of. Okay, and not only me, there's a lot of industry experts who are much more experienced than me will also agree to this. Excuse me, who will also agree to this that JavaScript is one such language that can be used in any domain. For example, you can use JavaScript for creating web applications. Now, when I say web applications, any application that runs in the web browser, you address it as web application. So you take any application for that matter. Your Chat GPT is a web application. Whatever it's doing under the hood, that is a different story altogether. But since it is running in your browser, that is your web application. Your Facebook, multiple other things that you have, these are all your web applications. Now, JavaScript can be used to build those web applications. At the same time, JavaScript can be used to build your backend applications that are handling your backend interaction with the database. JavaScript can be used there. Third thing is JavaScript can be used in terms of mobile application development as well. If you've heard of React Native, that is mobile application development, the applications that you use on your phone. Those can be built using JavaScript. So React Native is the language that you use, but React Native was built on top of JavaScript. Then if you want desktop applications, so the applications that you can install on your desktop or laptop for that matter, and use it natively on your desktop, or that is called desktop native applications. JavaScript has a framework called Electron that can be used to build those applications as well. So the point I'm trying to make is that JavaScript is a very versatile language. So understanding the basics of this is very necessary. Now, in terms of career perspective, interviews normally that are conducted will check your basics first: HTML, CSS, and JavaScript at your level. The more experienced people, I remember I was conducting an interview for a candidate who had about 3.5 years of experience with React at that point. And when I asked him a JavaScript question, he was unable to answer because JavaScript, the concepts of JavaScript are not that clear. So my recommendation and my personal advice is that focus on your basics. The more you have your basics strong, it is that much more easier for you to grasp onto higher technology such as React. So all of this basically is building blocks. So it's you stack on top of it, one on top of the other. So when you have the basics clear, it's very easy for you to move from one language to another. Now, for example, if you look at right now as part of your curriculum, I believe you have React, correct? And now React is one of the most trending languages in the public domain. So whenever you go, the most highest requirements and the highest salaries that are being paid are for React developers. At the same time, if you look at the banking domain, they prefer Angular. Now, Angular is also JavaScript framework, but it is very different than what React is. But if you understand JavaScript, learning React is easy for you. At the same time, if you want to switch over to Angular, because your JavaScript base is strong, you can easily switch over to Angular as well. So the point that I'm trying to make ultimately is that these sessions that are being conducted for you basically are just to clarify for us and for you the basics. So the stronger your basics are, the easier it is for you to build onto higher advanced tech stacks. Understood? Apart from this, in terms of career perspective,
what we are not doing anything that you already do not already know. Understand the difference, because in terms of academics you may be exposed to these languages already. कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा up, you've already come across HTML, CSS and JavaScript. What we have done is basically we've tailored it to what the industry standard is. So now all the trainers that are currently doing with you, myself included, we are actually already working on these technologies as we speak. So that is why the Saturday and Sunday that are off is basically, it is to mimic the corporate culture that we have. So on Saturdays and Sundays it's basically off for everybody. So even for lectures we will not be conducting, because Saturday Sunday is reserved for your family affairs. A little bit work here and there because it's an assignment for you, but that is the practice that we are trying to set everybody into. All right, now what I'm trying to say is that from a career perspective, we have noticed that in the difference between academics, so what you learned in college, in school, sorry, school is not where you learn all of this, but in college, in bachelor's or master's, the difference in the same technology that is being taught in colleges and that is being used in the industry, if I were to put a number to it, the difference is give or take about 15 years minimum. So if the people who are in college right now will know that you have C in your syllabus, you have C++ in your syllabus, you have core Java in your syllabus. All of these three technologies that I've just mentioned, these have gone out of fashion in the early 2000s. 2004, 2005 is when these technologies were in demand. Right now, they have gone out of stack. So now, if you want to speak about Java, we have technologies like Spring Boot, Struts, Hibernate. So these are the ones that are currently ongoing. Core Java, nobody even asks you. The point I'm trying to make is this course is going to get faster as we speak now. As you keep moving forward, it's going to get faster. And the entire agenda of this is to give you what we as industry employees or industry who are currently working in the industry feel that this is something you use. Like I saw one of the question was the pre-tag. Now, Sultan, I already highlighted this, but just a simple thing. In my 4 years of working, I have never once used the pre-tag. It's a good to know. You should know what the pre-tag does. So pre-tag basically predefines it. The way you write it in your HTML, it will display it exactly the same way on your page as well. But on a realistic level, in your actual real career life, you will never have to use the pre-tag, because 4 years I've been working 4 years, I've never once used the pre-tag. So you can see. So what we are trying to focus basically is take those things that you will actually need to build. Apart from this, the world is open all for everybody. You have the internet, you can use it to research for yourself. Nobody is stopping you there. What we are giving you is giving you the best practices. We can show you the main direction. How and what you want to do with it, that is up to you. So if you are just going to take what is being taught to you and just stick with that, that should be enough. But that is your basic beginner level. There are so many other things that we may not be able to cover because we are on a very strict timeline. We will give you the best of the best things that all developers on the Prontera team believe that are most important and should be prioritized at the most. We will shortlist those for you. But beyond that, it is up to you all to do a little research on your side. I hope that was pretty much obvious. Okay. Now, that is just pretty much it from my side. So in terms when it comes down to in terms of career, what have you thought, or do you have any questions related to the path that you've thought of and you want a little advice on that, a little counseling on that? So you have this time, you can question, you can ask me questions. If I am up for it, if it is part of my knowledge base, I will help you and assist you with this. If there are any questions from your side. No questions? Okay, let's make this a little more simpler. Did you all understand what I was trying to say?
Is that a yes, no? All right. Yeah, somebody raised their hands. Was that an accidental hand raise? Okay, before we open up this for question and answers, tell me this: how many of y'all have actually worked with IT before? Have you worked in IT before? As in, have you ever been employed? Or if you're a student, just say you're a student. Because very honestly, I do not know the demographic that I'm working with. I do not know all of y'all personally. I'm sorry. I'm just a guest lecturer on this. So, all right, most of y'all are students. Okay, right. So, okay, BCA student. Okay, so let's make this entire conversation a little interesting. Okay. Uh, from all of y'all students or anyone who's actually working as well and wants a career switch for that matter, what do you think would be the ideal package for y'all? So अगर आपको पूछा जाए कि आप कितना salary expect कर रहे हो, so basically what I'm trying to say is, if I ask you that what is your ideal package, so you tell me for per month. Let's go with this. Okay, per month, how much do you think you would want to get paid? So just like a round figure, I'll say, let's say I want 50,000 a month. Z says 3 and above. So that's, I believe, your annual package, right? 3 lakhs per annum. Correct. Okay. So what are you expecting? Kashish says 30,000 per month, 4.5 LPA. Okay. All right. I'll just give you one realistic situation. All right. So this is while I was conducting interviews, and I had an intern who, as part of my organization, I was mentoring. So that intern was under me. Uh, Quite talented, very honestly. Not a lot of technologies under her, but she was offered, after a 6 month internship, she was offered a salary package of 6.8, if I'm not wrong, 6.8. So after deductions, that comes down to 6.5. That is LPA, 6.5 lakhs per month. So do you think that is doable? The question is, if you have the required skill sets, I should not be conveying this, but when I joined my first organization, I started with a 7 LPA. And this I'm talking about 2000, and this is 2020. So what matters is, at the end of the day, is your skill set. How much in terms of skill sets are you all above somebody else? So when somebody is applying for an interview, देखा पहले यही जाएगा कि कितना आपके पास knowledge है, कितने technical knowledge है. You might have a lot of street knowledge, but what matters is your tech knowledge. So the entire idea for all of these boot camps is basically to bridge that communication skills. I'll be very realistic with you, शायद हाँ थोड़ा मैटर करता है. कम्युनिकेशन उतना नहीं जितना तुम्हारा नेगोशिएशन मैटर करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास स्किल सेट है, तो स्किल सेट अगर है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हारे कम्युनिकेशन को ज्यादा कोई देखेगा नहीं. दैट इज अ वेरी ट्रू फैक्ट. बट इफ यू आर लैकिंग अ लिटिल बिट इन स्किल सेट, कम्युनिकेशन डज फिल दैट गैप, वेरी रियलिस्टिकली स्पीकिंग. तो थोड़ा सा आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. एंड प्रेफरेबल इंडस्ट्री नॉर्म तो यही है कि यू यूज इंग्लिश. दैट इज लाइक द universally accepted medium of communication. But it's like this, ultimately अगर आपके पास वो skill set है जो सामने कंपनी को चाहिए, तो उसके बाद वो तुम्हारा communication इतना मैटर नहीं करेगा वहाँ पे. सो इट इज वन ऑफ द टू. हाँ, अगर स्किल सेट के साथ कम्युनिकेशन है, तो यू हैव द अपर हैंड, ऑफ कोर्स.
I'll give you a very realistic scenario. One of my friend has about 3 years of experience. 3 साल का experience है उसका. He's very good at communicating, and he's quite good at skill sets as well. He recently got placed with Flipkart with a 35 LPM. So very honestly, at the end of the day, ये सारी जितनी भी तुम्हारा पढ़ना है, लिखना है, जो भी है, all of this, if it is not converting to payment, if you're not getting paid as much, what is the point of all of it? So this is like the best incentive you have. So the better you make yourself, the better you're going to get paid. Just remember that. ठीक है. तो फिलहाल आईटी के अंदर अग्रीड थोड़ा सा कंपटीशन है, बट इफ व्हेन यू आर गोना पास आउट, अगर पास आउट होने के बाद तुम्हारे बाकी के बैचमेट से ज्यादा तुम्हारे स्किल सेट है, सो हु डू यू थिंक इज गोना लैंड अ बेटर जॉब? इट्स एज रियलिस्टिक एज दैट. तो ये जो जितना भी है ना, ये जो बूट कैंप्स वगैरह जो हम करवा रहे हैं, इसका मेन एजेंडा यही है कि, जस्ट वन सेकेंड, इसका पूरा एजेंडा बस यही है कि वो जो गैप है एजुकेशन एज एन एकेडमिक्स और इंडस्ट्री, उसके बीच के गैप को जो है ना ब्रिज करना ही मेन एजेंडा है. समझा? So now when you go through, आप जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ोगे, you will realize that there are certain things that you never even encountered. So एज कॉलेज के अंदर आपको कभी पढ़ा ही नहीं गया, and you did not even know that this is how it is done. I can show you one very simple example. Just 1 second, all right? I don't know if I have that up and running right now. First, let me share my screen. So this is just, I'm just giving you a simple example, okay? Okay, I hope you can see my screen. Just 1 second. I've taken it down. Okay, I believe this is the one. Okay. You can just look at this. So now you all are doing HTML, right? So just look at this one web page. This is something that I built. ठीक है? क्या लगता है आपको कितने इसमें अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज किए होंगे? So now if I want to see this, okay, each image is zoomable. You have a form as well. Yeah, so if I want to see how it works, these are the hyperlinks that I believe we've already done. Testimonials is not working as of now, but क्या लगता है आपको कितने टेक्नोलॉजीज यूज किए होंगे इसमें? Any guesses? Actually, there is no JS in it at all. It's just plain HTML and CSS. Just HTML and CSS, nothing else. So ultimately, see, this is what you will be able to do if you keep doing what you're doing. If you notice this, इसके अंदर से अगर मैं एक हटा दूं, just 1 second, okay? What I'm gonna do is, okay, so these are my style sheets. I've just taken the style sheets off. This is plain HTML. All I've used is just styling in it, nothing else. So this is basically for the advanced CSS class that we will be conducting. But understand this, don't isko dekh ke ऐसा overwhelm mat hona. But what I'm trying to make out is, what I'm trying to tell you is that एक वो है जो आप लोग build कर रहे हो और एक ये है.
So this comes with practice, very honestly. So if you want, I can give this code over to Sultan. You can just take a look at this. So it has nothing. I have my index HTML. This is just my HTML file. So जो आप लोग use कर रहे हैं अभी, you have your UL, LI, paragraph, break. So I've used address as well, but that is a little hi-fi. You don't really need all of this. So you have footer, main, select जो आप आज जो आप लोग देख रहे थे, select. So I have all of this only, and what I have mostly emphasized on is my CSS. So if you see, I have made like 3 separate CSS files because one CSS file is not enough. So there is a lot of CSS styling in this, and the JS is basically for mobile responsive, and these are just my images, assets. So the point I'm trying to make is this is what the ultimate goal that we are trying to reach is this. Understand? So now this is just plain HTML, CSS, and JavaScript, but get the point. Yeah, Khalid, go ahead, ask. Before Khalid, just 1 second. For backend, which language? Khalid, I'll just get your question in a second, all right? I'll just stop presenting. Okay. For backend, which language? So we use so backend. We normally use Node.js. That is what I'm more comfortable with for backend. But at the same time, there are technologies that you don't need to create a backend as well. So there is Supabase and there's Firebase. So sometimes you don't even need to create a backend. If it is just front end focused, you can eliminate the backend completely. But yeah, if you want to create a backend, I kind of prefer Node, but Spring Boot is another option. If you want a little Java based, Django is another, Flask is another option. I have worked with Flask, but not for a very long time, so a little bit. I've worked with Spring Boot, I've worked with Node.js. So this is the language that we use in the backend. Whereas it comes to database, there is a huge variety. You can use SQL, you can use NoSQL. That's what I'm trying to tell you is that the possibility is endless. The stack you decide. आप decide करते हो कि आपको कौन सा language use करना है. So हर language का एक positive point है, एक negative point है. कुछ चीज़ों के लिए अभी फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस की जहाँ तक बात है, यू वांटेड स्ट्रक्चर्ड और यू वांटेड अनस्ट्रक्चर्ड, वो आपका चॉइस है डिपेंडिंग ऑन व्हाट डोमेन इट इज. फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग समथिंग विद द सोशल मीडिया के अंदर मैं डिसाइड नहीं कर सकता इस टाइप का कंटेंट आ सके. सो आई हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. दैट इज वेयर NoSQL like MongoDB and all comes into the picture. Okay, so backend is very much flexible. My personal preference, Node.js. Khalid is saying, if someone wants to start a career as a beginner level web developer or a front end developer, how many or what technology should he be familiar with? Okay, so for any web development course, right, uh, you need your basic 3 things. So for web development, it's called the holy trinity of web development. 3 technologies है तुम्हारी, HTML है, CSS है और JavaScript है. ये 3 तुमको आने ही चाहिए. ठीक है. अभी तुम्हारा जो फ्रंट एंड है, when it comes to React, the front end HTML gets merged into something called a JSX. ठीक है. So you don't explicitly write HTML files, but you use HTML syntax to write JSX code in short. जब तुम स्टार्ट करोगे तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट यू डोंट राइट HTML. सो .html जो एक्सटेंशन है वो अभी इस इन दिस डे एंड एज वो बहुत कम हो गया है. सो प्रोबेबली इट इज लाइक अबाउट 5 to 10% ऑफ द टाइम्स ओनली व्हेन यू हैव टू क्रिएट अ .html. rather we normally prefer the .jsx or the .tsx extension. उसके अंदर जो कोड रहता है वो तुम्हारा HTML जैसा ही दिखता है. But it is not just plain HTML, it is JavaScript mixed with HTML. So that is why it is called JSX. Okay, so it's called extensive JavaScript. So it's a mixture. So अभी जो तुमको 3 अलग-अलग सिखाए जा रहे हैं, आगे चल के you will learn the integrations as in the you say accumulation of all the 3 languages. So तीनों mix हो जाएंगे. So you can write your CSS, your HTML and your JavaScript in one single file. So that is how it keeps moving on. Okay, so if you want a beginner level, 3 languages are your must: HTML, CSS, JavaScript. And with your JavaScript, you build on to React as well. That is like the basic step.
Okay. Do we use MySQL in realistic industry? Yes, we do use Zed. For your question, yes, we do use MySQL as a database, but not in the way you think we use it. We use it in a slightly different. We have something called ORM. So we have object relational mapping. So ORM करके concept है. If you can just go ahead and see, right? So we have something called ORMs. So we use type ORM or a library called Sequelize. Okay, so we use these two libraries. So इन शॉर्ट क्या करता है ये, तुम्हारे बैकएंड से लिंक करने के लिए तुम्हारे माई सीक्वल को वो देता है, बट in terms of so ORM basically makes it easier, so you don't have to write select star from. You need to understand, you need these concepts, understand this. जब तुम वो काम करना जब स्टार्ट करोगे, तुमको जो एकेडमिक लेवल पे जो तुमको सिखाया जा रहा है, तुमको वैसा का वैसा यूज कभी नहीं आएगा, अंडरस्टैंड दैट. तुम जैसा उसको पढ़ रहे हो ना, वैसा तुमको एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं रहेगा, बट यू नीड ऑल ऑफ दीज बेसिक्स, यू नीड द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड कि ऐसा क्यों लिखा जाता है. अगर तुमको ये पता है कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, फिर उसको लिखने के अलग अलग तरीके तुमको बाद में पता चलेंगे. ठीक है. So yeah, MySQL is used in the realistic industry, but not directly, but we use it with ORMs. Okay. Shahid is saying, what about MERN-stack language, sir? Where did it start in women's? Where does it stand? Okay. So MERN-stack, I'll be very honest with you. MERN-stack is the highest. So it's one of the most famous stacks in the current market. That is number one. Second thing is, your packages for MERN-stack with at least 2 years of experience will go anywhere between 8 lakhs to 16 lakhs minimum. So it is one of the most trending technologies as of now, MERN-stack. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेन स्टैक जो है एंगुलर वाला, दैट इज लेस, नो दैट इज आल्सो देयर, बट टेक्निकली मर्न स्टैक थोड़ा ज्यादा ही फॉर्म में चल रहा है. एंड अभी तो मर्न के साथ स्प्रिंग बूट का इंटीग्रेशन हैज मेड इट इवन मोर. सो रिएक्ट हैज कम बैक विद अ बैंग बिकॉज ऑफ sorry, Spring Boot. So Spring Boot as a backend technology, so instead of using Node as the backend, they are using Spring Boot, so it becomes MERS. So that is also one there. How did you start your career journey? Like with what technologies? I started, Kashish, I started with PHP because I got my first internship right out of my, I was in my final year of masters. I was doing my MCA. So as my final semester ka internship, I got an internship in PHP. And that is where I actually began. And when I started doing PHP, I realized how important the basics were. So before I switched, so my first company that I worked with was called Chaps Technologies. So I started with PHP वहाँ पे, and I worked with PHP for about 6 months, and then I realized that PHP is not going anywhere. And then I took like 2 months. So I was on a project. I stepped away from the project. I did self study, and I learned JavaScript from scratch. I started JavaScript from the basics again because I had JavaScript as एक सब्जेक्ट था हमको मास्टर्स के अंदर, बट उसका जो कॉलेज का जो लेवल पे जो पढ़ा रहे थे हमको वाज वेरी 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 ओल्ड compared to what was actually needed. So I stepped away. I did on the side while I was working with PHP small tasks. I studied on my own with JavaScript, and फिर उसी company के अंदर I started with JavaScript. So I started with Angular. So I worked with Angular. I began my career with Angular, then I moved to React. Then in my current company, I work with both. So half a day I work with Angular and half a day I work with React. So I work with both technologies, but my specialization, my specialty my expertise has become with JavaScript. So you give me any. So I worked with Vue.js as well. So JavaScript, that the reason why I'm emphasizing more on JavaScript is based out of personal experience. Because I did JavaScript, I spent that much time on JavaScript to understand, and I did a lot of self practice as well. I did a lot of self research, and then when I understood JavaScript, for me Angular became very easy. And then from Angular, while working in Angular, picking up React became easy. And then while working with Angular and React, we had one project that was supposed to be done on Vue. So there's another technology called Vue. I'm just putting it in the chat. This is another framework called Vue.
I worked with Vue as well. So because of JavaScript, learning these new technologies became very easy because your logic is JavaScript logic at the end of it. It's TypeScript. Okay, so it's easier to learn new languages based on in the JavaScript family, right? So Vue is also part of JavaScript as well. And when I decided to move to backend technologies, so backend I did not explicitly plan कि मैं backend करूँगा. वो while working project का requirement आ गया कि backend भी developer चाहिए, तो एक एक tasks I started doing because I was doing front end with JavaScript and TypeScript. Node.js समझना ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि Node.js is also based on JavaScript itself. थोड़े से कॉन्सेप्ट्स इधर उधर हैं, थोड़े नए कॉन्सेप्ट से थोड़े हटा दिए गए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अंडर द हुड Node.js also uses JavaScript itself. ठीक है कशिश? Any other questions you all want to know? So don't what I would rather recommend is don't think that the अगर कोर्स थोड़ा स्लो जा रहा है, ये सारी चीजें तुमको ऑलरेडी पता होगी, which is a very good thing, which will help you in the future. But what I'm trying to say is just go with the program for now. बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी which some of you all did not know before, but to match everybody का स्पीड वो थोड़ा सा हमको कोर्स वैसा करवाना पड़ा. ठीक है, आगे चल के you will have more intense projects and we will give you projects. अभी जैसे मैंने एक दिखाया था आपको, तो we will do a little more projects in depth. But आज का जो इतना जो we had this half an hour का session was basically to expose you all to the possibilities that you have in terms of your long term career goals. ठीक है, अब वो इंटरव्यूज वगैरह कैसे क्रैक करने हैं आगे, we will have more guest lectures. I may conduct some, I may not. I am not very sure about this. Depends on the time frame. Excuse me. So yeah, so we will meet where sometime down the line again. But yeah, that is pretty much how it is. Any other question you guys have? No questions? Do roles, okay, do grades play a significant role in securing a decent job? Okay, Kes, do you want me to be very frank with you? I don't really agree that grades play a role at all. ठीक है, तो ग्रेड्स का कैसा रहता पता है क्या? आई हैव वर्कड विद 4 कंपनी सो फार, और एक कंपनी ने भी आज तक कभी मुझे मेरे मार्क्स नहीं पूछे. उनको बस इतना रहता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो किस फील्ड में किया है, व्हाट इज योर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन. फॉर एग्जांपल अगर तुमने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है तो आपका बैचलर्स इज इन द स्पेशलाइजेशन इज कंप्यूटर साइंस, and masters in other computer application. Like in my case I did MCA, so masters in computer application. They just want to know what is your masters in, what was your specialization, and that is it. I do agree कि कुछ इंडियन कंपनीज है जो इंडियन बेस्ड कंपनीज है, फॉर एग्जांपल TCS ले लो या फिर वोडाफोन ले लो, जब ये लोग फ्रेशर्स को हायर करते बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस, वो लोग उस टाइम पे ग्रेड्स पे फोकस करते हैं कि यू नीड टू हैव लाइक अ 60 ओवरऑल और अ 55 ओवरऑल. वो कुछ कंपनीज का है, आई विल नॉट डिनाई दैट. बट if you're working for a multinational company that is based out of a different country, जो अभी इंडिया के अंदर काफी सारी वैसी कंपनीज है जो जिनका बेस ऑफ ऑपरेशंस इंडिया नहीं है, उनके लिए तुम्हारे मार्क्स मैटर नहीं करते. If you have the correct skill set that they are looking for, they will hire you on the spot. It doesn't matter if you flunked your 12th standard. तुम अगर 12वीं अगर सिर्फ 12वीं पास हो या फिर 12वीं फेल भी हो, लेकिन अगर उनके पास तुम्हारे पास वो स्किल है जो मुझे चाहिए, I will hire you. So if I were to say from a Prontera perspective, so now Prontera, we also have a service thing as well. So we are a service-based company. So Prontera के side में projects भी चलते हैं. तो Prontera के जो hiring process है, उसके अंदर हम education को इतना significance नहीं देते. अगर तुम्हारे पास वो interview crack करने जितना skill है, that is more than enough for us. But yeah, the difference is ये
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है। अगर इंडियन बेस्ड कंपनी है, इंडियन ओरिजिन कंपनी है, तो हाँ वो लोग थोड़ा सा, कुछ कंपनीज अभी भी है जो बोलते हैं कि हमको चाहिए 60 ओवरऑल। व्हेन आई से 60 ओवरऑल, तो 10th में 60, 12th में 60, ग्रेजुएशन में 60, अगर मास्टर्स कर रहे हो तो मास्टर्स में 60, वो ओवरऑल रहता है। बट इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, the four companies that I worked with, I worked with Tech Mahindra, I worked with Amazon, I worked with IRO, I worked with Infosys. None of these companies asked me for how much I got in my masters or how much I got in my bachelor's. एक कंपनी ने सिर्फ इतना पूछा, आपने मास्टर्स किया है, गुड, मूव ऑन। कितना मिला है वो सब नहीं पूछता कोई। सो कैस डोंट वरी अबाउट दैट। तो मोर देन एकेडमिक्स, असाइनमेंट सबमिट करने और इंटरनल्स क्रैक करने और एक्सटर्नल्स देने में बैकलॉग का टेंशन लेने से ज्यादा, अगर यू फोकस ऑन बिल्डिंग अ करियर राइट फ्रॉम दिस स्टेज, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। आई एम नॉट सेइंग दैट स्टॉप स्टडिंग, नो, यू नीड द डिग्री, डेफिनेटली डिग्री चाहिए। बट अगर तुमको उतना डिग्री के साथ साथ अगर तुम्हारे पास जो स्किल सेट जो कंपनी को चाहिए वो है आपके पास, दैट इज मोर देन इनफ। वो लोग आपको ये कितने मार्क्स मिले हैं नहीं पूछेंगे, ठीक है कैस? तो डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस। अक्सर जो इंडिया के अंदर आई हैव सीन, व्हाट आई हैव सीन इन कॉलेजेस नाउअडेज इज बेसिकली यही है कि वो एकेडमिक्स के अंदर इतना वो लोग टाई अप हो जाते, टाई डाउन हो जाते कि असाइनमेंट देना है और टेस्ट देना है और इंटरनल्स देना है और एक्सटर्नल्स देना है और बैकलॉग है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर इतना फंस जाते ना कि तुमको एक्स्ट्रा कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखना, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, प्रोजेक्ट्स शायद, एग्जैक्टली ये सारी चीज़ों के अंदर एक इतना तुम एकेडमिक्स के अंदर फंस जाते हो कि तुमको इसके अलावा दूसरा कुछ फोकस करने या फिर दूसरा कुछ एक्सपेरिमेंट करने, कुछ नया ट्राई करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो यही सारी चीज़ों को हटाने के लिए व्हाट फ्रंटेरा हमने जो ये स्टार्ट किया है ना, इसका पूरा एजेंडा यही है कि दिन के टाइम में आप आपके कॉलेज के जितने भी है असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, जो भी है, आप उस पर फोकस करो। शाम में यू ट्राई समथिंग न्यू, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम समवेयर एल्स, यू ट्राई एंड बिल्ड समथिंग फॉर द फ्यूचर। अंडरस्टैंड दिस एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस, कि आज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सब, थोड़ा सा जो है ना, जस्ट स्टिक विद द प्रोग्राम, थोड़ा सा इसको जैसे जैसे ये जो है कोर्स आगे बढ़ेगा, you will see the difference, significant difference between your other classmates, जो आपके बाकी के friends हैं, and in you yourself. In that we will have mock interviews towards the end, we will have mock interviews, we will tell you कि interviews कैसे crack करना है, corporate का culture कैसा रहता है, because all of us are working in different companies as well. So Prontera is not our full-time job. Prontera is something that all of us have come together and built. Understand this. हमारे सबके अपने अपने जॉब है। सुल्तान हिमसेल्फ इज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है? सो सुल्तान इज अ कपल ऑफ इयर्स जूनियर देन मी, बट ही ऑल्सो ऑन अ डेली बेसिस, दिन में सुल्तान प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। कैन यू बिलीव दैट? in the evening he's conducting lectures for you, but during the day he has his own projects that he's taking care of. So he's working real time in the industry, and at the same time in the evening he's doing all of this. So you understand this. So ये जितना भी है, we are trying to give you the best of what we've learned in our experience. So हमने जब इतने 3-4 साल काम किए हैं, and इसके अंदर हमको जो ऐसा लगा कि ये अगर हमको पहले पता होता तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता। तो we are trying to give you that. You get it? All right. Any other questions? We are over time. 4 minute अपने ज़्यादा हो गए हैं. If there are no questions, let's close for today. It's a Friday. Everybody go have fun. आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है? अगर अगर मौका मिला, we will connect again probably in the next coming couple weeks. Let's see how it goes. We'll try and do a different topic probably. ठीक है? If you have questions, you can ask Sultan as well. Sultan is also very well versed in all of this. ठीक है? How should we make fresher resume that can get shortlisted? Okay, so Naki, for this, अभी के लिए तो अभी फिलहाल एक काम करो आप, इस पे फोकस करो। आगे चल के जो है ना, वी हैव अ सेशन प्लान फॉर दिस। पूरा जो आपका जो रेज्यूमे है ना, हम लोग आपको स्क्रैच से रेज्यूमे बिल्डिंग सिखाएंगे। सो डोंट वरी, दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो
एंड रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के लिए की पॉइंट्स क्या रहते हैं, एटीएस क्या होता है, वी विल गिव यू ऑल ऑफ दैट। वी हैव वन डेडिकेटेड सेशन ऑफ एन आवर, पूरा 1 घंटा हम उस पर फोकस करेंगे। हम आपको हमारे रेज्यूमेज वगैरह भी बताएंगे टू शो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट एज मी एज एन इंटरव्यूअर व्हाट आई वुड फोकस ऑन। तो ये हम सब आगे चल के करेंगे, ठीक है। सो जस्ट टेक इट इजी फॉर नाउ की, प्रॉब्ली एंड ऑफ नेक्स्ट वीकेंड, शायद से नेक्स्ट फ्राइडे या फिर उसके आगे वाले फ्राइडे, एक फ्राइडे को हम डेफिनेटली रेज्यूमे वाला वो करेंगे, ठीक है। All right, any other questions? All right. I got no questions. If you have no questions, guys, let's just conclude for today. It was really nice having a conversation with all of y'all. Yeah. Have a good day. See ya. Khalid saying, without master's degree, can we still expect decent package, and what package? I'll be very honest with you. If you don't have a master's, yeah, it doesn't really matter that much. Like I said, I believe who was asking me कैस पूछा था ना grades, and I believe that time when I was telling you कि as long as you have the skill set, that is what matters. ठीक है. There are certain companies just who expect just you have graduation, that should be enough. कुछ कंपनीज में अगर तुम्हारे पास मास्टर्स है तो इफ यू वांट फॉर अ प्रमोशन फॉर अ लीडरशिप पोजीशन, जो आपको 6 साल 7 साल बाद जो आपका लीडरशिप पोजीशन, मैनेजर, टेक लीड, वैसे पोजीशंस के लिए मास्टर्स का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आप मास्टर्स अभी करते हो तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, अगर नहीं कर पाते तो आप बाद में जाके एक्सटर्नली कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज नॉट किसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मास्टर्स होना जरूरी है, बट हाँ, मास्टर होना इज अ बेनिफिशियल पॉइंट, नो डाउट अबाउट दैट। एक एलिवेशन मिलता है, लेकिन हाँ, अगर उसके कंपैरिजन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको उससे ज्यादा ये करे। तो एग्जाम्पल के तौर पे दो लोग हैं, एक ने क्या किया, ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना स्टार्ट कर दिया, और एक ने मास्टर्स किया। अब बाय द टाइम दूसरे वाले का जब तक मास्टर्स हो जाता है, पहले वाले के 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया, तो जो मास्टर्स के बाद जब वो अप्लाई करेगा वो फ्रेशर अप्लाई करेगा, इंस्टेड जो दूसरा अप्लाई करा वो एक्सपीरियंस करेगा, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ पैकेज, दोनों के पैकेज के बीच में जमीन आसमान का फर्क आएगा। सो या एज, लेकिन बैचलर्स के टाइम पे यू विल गेट अ डिसेंट पैकेज दैट इज 100% अप टू यू एंड योर स्किल सेट। अगर तुम्हारे पास है वैसा नॉलेज है, टेक्निकल स्टैक है, तुम्हारे पास स्किल सेट्स है, यू कैन गेट नॉट ओनली अ डिसेंट पैकेज, यू कैन गेट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैकेज खालिद, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट पैकेज तुमको बता नहीं सकता क्योंकि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं, बट गिव और टेक एनीवेयर बिटवीन 4 to 7 तुम्हारे नेगोशिएशन और तुम्हारे स्किल सेट पे है। 3 इज लाइक बेस लाइन, 3 3.5, ये जो है ना, ये इंडस्ट्री में बेस लाइन है, ठीक है। यू वांट अ डिसेंट पैकेज, डिसेंट पैकेजेस फॉर फ्रेशर्स आर कंसिडर्ड एनीवेयर बिटवीन 4 to 7, 4 lakhs to 7 lakhs. This is for an IT basic decent package. अगर तुम्हारे पास है स्किल सेट, you can do it. ठीक है? Perfect. Ilyas, this is something that we do not discuss very honestly. You should never ask anybody their LPA directly. But let's just say it is not in the single digit. Let's just keep it at that. Okay? So if I were to say LPA, I am not in the single digit anymore. You should not ask anybody their LPA directly. It's not appropriate. It's all right. It's all right. Okay. I hope we've already exceeded our time. If no other questions, all right, we can conclude. All right, guys, have a good one. Take care. See ya. Welcome, welcome. Thanks so much.